आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में, यानी कि व्यवहारवाद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये एक ऐसी यूनिट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सिर्फ यही यूनिट हमारी बचती है और जनवरी के एंड तक मैं इसको आपकी कंप्लीट करा दूंगा। पहले थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसके बाद इसके चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से इस यूनिट को कंप्लीट करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इस यूनिट के बारे में आप लोग जान लीजिए। उससे पहले कुछ जरूरी बात आप लोग जान लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके केवीएस की कल टेंटेटिव डेट आ गई। आप में से कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं क्या सर डेट आगे बढ़ेगी, तो भाई ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिए। इसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ठीक है, जो आपकी डेट आ गई है ऐसा क्वेश्चन अब बिल्कुल मत पूछिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको परसों भी बताया था कि आपके जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो जल्दी आने वाली है और फरवरी के सेकंड वीक के अकॉर्डिंग ही मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं। जो आप लोग नए बच्चे आए हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं तैयारी बहुत पहले से, लगभग 1 महीने से, जब से डेट पता चली थी तभी से फरवरी के सेकंड वीक से अकॉर्डिंग तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, तो भाई जो मेरा तैयारी कराने का तरीका है वो वैसे ही रहेगा। तो हमारे तैयारी कराने के तरीके में तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा, क्योंकि हम तो शुरू से ही फरवरी के सेकंड वीक से तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग जो नए बच्चे आए हैं, तो मुझे पता है कुछ बच्चे नए आए कल और आज मिला के, तो आप लोग जाकर पुरानी वीडियो देखिए। ठीक है, और उसके बाद जो अब नई वीडियो चल रही है आप लोग उनको देखिए। जैसा आप लोग मेरी देखोगे, एक एक क्लास के अंदर मैंने कम से कम 2 चैप्टर तो जरूर कराए हुए हैं और 2 के अलावा किसी किसी वीडियो में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर भी कराए हुए हैं। तो मेरी जो एक क्लास है ना, वो मेरी एक क्लास नहीं है। एक क्लास के अंदर कम से कम आपको 2 से लेकर 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अगर मैंने 18 क्लास करा दी तो वो 18 क्लास का मतलब है कम से कम आपके 36 से लेकर 40 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, यानी वो लगभग आपकी 40 क्लास कंप्लीट मैंने करा दी है। क्योंकि जैसे ही मुझे एग्जाम डेट का पता चला था, मैंने क्लियर अपने स्टूडेंट को कह दिया था कि भाई मैं आपकी एक क्लास के अंदर कम से कम 2 या 3 चैप्टर कराऊंगा। तो मेरी एक क्लास का मतलब है कम से कम 2 या 3 क्लास के बराबर मेरी वो क्लास है। ठीक है, तो हमारी तैयारी पहले जैसी चलेगी, बट थोड़ा सा चेंज मैंने उसके अंदर कराया। उस चेंज के बारे में देखिए। भाई मेरे पीआरटी वाले तो बच्चे सेफ है। क्यों? क्योंकि पीआरटी की डेट उसमें तो अभी लगभग आपका महीना भर कंप्लीट है। जनवरी के एंड में मैं आपका पेडागोजी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो फेब से है, फेब से आपका क्वेश्चन आंसर की तैयारी, प्रैक्टिस जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फेब के फर्स्ट वीक से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन आंसर की। तो पीआरटी वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है, उसको प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो पीआरटी वालों आप लोग टेंशन फ्री रहिए। पेडागोजी के लिए भी और जो भी आपके सब्जेक्ट है आपको पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी फैब के हिसाब से करी थी। अब जानिए थोड़ा सा टीजीटी वालों के लिए। देखिए, टीजीटी वालों का पेपर थोड़ा जल्दी है, तो मैं थोड़ा सा अपनी क्लास को बढ़ा रहा हूं, क्लास की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ताकि टीजीटी वालों के लिए भी प्रैक्टिस के लिए और पीजीटी वालों के लिए भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल सके, ज्यादा मिल सके। तो थोड़ा सा बदलाव ये भी मैं ला रहा हूं। अब मैं क्लास को थोड़ा और बढ़ा रहा हूं अपनी, और क्लास की जो लेंथ है उसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा। ये और चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा लोड अब मैं आपके ऊपर और डालूंगा। तो इतना लोड नहीं डालूंगा कि आप उसको सहन ना कर पाओ, थोड़ा सा लोड आपके ऊपर और डलेगा। ठीक है, तो ये काम आप और होने वाला है। तो मेरी क्लास कल भी रहेगी और मतलब कंटिन्यू चलेगी, ताकि टीजीटी वाले बच्चों को प्रैक्टिस का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। पीआरटी वाले तो बिल्कुल सेफ है, उनको प्रैक्टिस का टाइम इनफ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, नए नए क्वेश्चन भी उनके लिए बन रहे हैं, तो आप लोग तो बेफिक्र रहे ना। टीजीटी वालों के लिए भी मेरी पूरी कोशिश है आपको भी प्रैक्टिस का अच्छा खासा टाइम मिले। टाइम तो मिलेगा, बट कोशिश ये है कि अच्छा खासा टाइम भी आपको मिले। ये मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र है ना। बाकी सब्जेक्ट का भी हो जाएगा, और मेरी वाली तो जनवरी के एंड में पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। बट आपको प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम मिले टीजीटी वालों के लिए। पीआरटी वाले तो सेफ है, ये मेरी ज्यादा आप लोगों के लिए कोशिश रहेगी। तो थोड़ा लोड मैं आपके ऊपर डालूंगा, उसको थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, चलिए ये बात होगी आज की वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको शुरुआत में चीजें शेयर कर दी। उसके अलावा जो चीज हो गई उसको पीछे भूल जाइए। किसने क्या करा, आप लोग दूसरे कोचिंग के यहां से मेरे पास आए हो, एडमिशन लेकर आए, उस चीज को भूलिए। अब हमारे पास जो बड़ा चैलेंज है, बड़ा टास्क है, उसको हम लोग आगे करते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते हैं, ताकि ज्यादा मैक्सिमम सिलेक्शन हम यहां से निकाल सके और आप लोग अपना सिलेक्शन को ले सके। ठीक है, इधर उधर की बातें हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए, वो है हमारा एग्जाम। बाकी हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे पास हो जाए,
आप लोगों का एग्जाम पास हो जाए, बस इनफ, हमारे लिए और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मतलब होना चाहिए। आप लोग समझ गए। अगर आपका कोई अब क्वेश्चन रहेगा तो वो क्लास के बाद रहेगा। अब मैं आपको कराने वाला हूं, मेरा टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूं। देखिए, आपको ध्यान होगा हमारी लास्ट यूनिट चल रही है, बस इस यूनिट को शुरुआत भी हो गई है। और उससे पहले मैंने आपको लर्निंग के बारे में बताया था। तो लर्निंग क्या होती है, दिगम क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको सभी चीजें डिटेल में आपको बता दी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो जाकर आप लोग उस चीज को देख लेना। मैंने कहा था लर्निंग के बारे में बताकर मैं आपको थोड़ा इसका बेस स्ट्रोंग कराऊंगा, क्योंकि लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीटेट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। ठीक है, पेपर कौन बना रहा है आपका? पेपर बना रहा है भैया आपका सीबीएसई। तो सीबीएसई जब पेपर को आपका कंडक्ट कराता है तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका नहीं पूछता। बेसिकली पेपर जो आपका है वो पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे पूछेगा, बट आपका बहुत कम पूछेगा। कल आपका 22 तारीख का एलडीसी का एग्जाम है, 22 तारीख का एलडीसी का, यानी जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है केवीएस का, वो कल आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा कल, इसका डाटा मेरे पास आ जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं और कहां से पूछ रहा है, उसका डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो कल मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का एग्जाम हुआ है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चन, अप्रोच के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। एक बार सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम लोग लेकर चलेंगे। तो हमको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम लोगों को साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, हम लोगों को पेडागोजिकल चीजों को ज्यादा पढ़ना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पेडागोजिकल चीजों को हमको कहां से पढ़ना है? जब हम लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ये चीज आप लोगों ने समझी। अब देखिए, जब हम लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ते हैं, कोग्निटिविज्म के बारे में पढ़ते हैं। ये तीन हमें जो है, ये तीन चीजों के बारे में हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। बट यहां पर दिया हुआ है पर्सपेक्टिव्स ऑन बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कोग्निटिविज्म। यहां पर पर्सपेक्टिव्स पूछे हैं, इनके बारे में इनके दृष्टिकोण पूछे हैं, और फिर उसके बारे में रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्कूल वगैरह वगैरह, फलाना डिग्री, सारी चीजें नीचे दी हुई है। तो एग्जामिनर का कहने का मतलब है कि भाई यहां पर आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना, यहां पर आपको इनके बारे में साइकोलॉजी के बारे में नहीं पूछना, कब से इनकी शुरुआत हुई थी, क्या क्या मत था, किस साल में शुरुआत हुई थी। तो हमको इनके बारे में साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमको इनके ऊपर, इनके पैटर्न के पैटर्न पर आधारित किस प्रकार का पेडागोजिकल क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, वो चीजें हमको पढ़नी है। आई होप आप लोग मेरी बात समझोगे कि हमको साइकोलॉजी से दूर रहना है। अगर मैं बात करूं, व्यवहारवाद की बात करूं, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या होती है, कि अनुभव के द्वारा जो हमारा अनुभव होता है, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन बोल दो, ठीक है, या यहां पर आपका परिवर्तन भी चला जाएगा। व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही क्या होता है? वही आपका लर्निंग होता है। ठीक है, यहां पर आप लोग स्थायी भी लिख सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी है, या एनओएस की आपकी डेफिनेशन भी बनती है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इग्नू की जो आपकी बीएड की किताब है उसके अंदर भी ये वाला चैप्टर आपका दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी थी। और इसी के ऊपर आपके जो व्यवहारवाद की जो नींव है वो पूरी की पूरी टिकी है। जितने भी जो आपके व्यवहारवादी हुए वो इसी बात को कहते हैं कि अनुभव की वजह से, यानी कि एक्सपीरियंस की वजह से जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को लर्निंग कहते हैं। ये बात आप लोग समझे। जितने भी जो आपके व्यवहारवादी हुए, जैसा आपके वॉटसन हुए जिन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत करी थी, ठीक है, वॉटसन हुए, उसके बाद आपके थोंडाइक हुए, ईएल थोंडाइक हुए, जिनके बारे में हम लोग आज थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मोटी मोटी डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि इनके ऊपर जो पेडागोजिकल क्वेश्चन बनेंगे तो ठीक है उनके बारे में हम लोग एक बार थोड़ा थोड़ा समझ ले। थोंडाइक हुए, उसके अलावा पावलोव हुए, यान पावलोव हो गए, उसके अलावा आपके स्किनर हो गए, ठीक है, स्किनर हो गए, या फिर आप लोग सीएल हल भी लिख सकते हो। ये सभी कौन थे? ये आपके व्यवहारवादी थे जिनका ये मत था। ठीक, इन व्यवहारवादियों का एक मत ये भी देखने को मिलता था, इन्होंने बच्चों को ब्लैंक पेपर माना था। इन्होंने बच्चों को क्या माना था? एक ब्लैंक पेपर के रूप में माना था। ठीक है, यानी कि बच्चों को खाली स्लेट के रूप में माना था, कि बच्चा जो होता है एक ब्लैंक पेपर होता है। ठीक है, एक बच्चों को खाली स्लेट के रूप में इन्होंने माना था। ठीक है, यह एक बोल सकते हो खाली वेसल्स के रूप में माना था। ठीक है, एक खाली बर्तन के रूप में माना था इन लोगों ने।
खाली बर्तन के रूप में कैसे माना था कि बच्चा एक कोरे कागज के समान होता है, खाली बर्तन होता है, और टीचर जो होता है वो अपना ज्ञान उसके अंदर डालता रहता है, अपना ज्ञान उसके ऊपर छापता रहता है, और ये कोरा कागज आपका छपता रहता है, भरता रहता है। यही जो आपका जो खाली बर्तन रहता है ये भरता रहता है, टीचर के ज्ञान से भरता रहता है। ये इन व्यवहारवादियों का ये मत था पहले के टाइम में, जो आपका सबसे पुराना आपका व्यवहारवाद का जो आपकी फिलोसफी थी, ये इस बात को कहती है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि क्या बच्चा एक कोरे कागज के समान है? ठीक है, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? ये मेरे कमेंट फिर चले गए इसके अंदर, ओपन कर, आ गए आगे। ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हो? एक और टर्म दी थी, टेबुला रासा। ठीक है, एक और टर्म दी थी भाई साहब, टेबुला रासा। ये एक टर्म और दी थी टेबुला रासा की, ये दी थी जॉन लॉक ने। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, ये दी थी आपके जॉन लॉक ने। ये भी एक व्यवहारवादी थे, ये 1700 टाइम के व्यवहारवादी थे ये बहुत पुराने व्यवहारवादी थे। तो इन्होंने बच्चों को एक ब्लैंक पेपर के रूप में माना था। अब यहां पर एक पेडागोजिकल क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, क्या बच्चा एक ब्लैंक पेपर के समान है? जी नहीं। जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है, किस में आता है? जब बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री लेता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है, तो बच्चा स्कूल में आकर अपनी मातृभाषा के साथ आता है, यानी कि अपनी मदर टंग स्कूल में लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा सबसे पहली चीज कहां से सीखता है? सबसे पहले बच्चे की जो सोशलाइजेशन की एजेंसी होती है, मैंने क्या बताया था, उसकी फैमिली होती है, और उस फैमिली में भी कौन होता है? उसकी मदर होती है। तो यानी बच्चा सबसे पहले अगर स्कूल में आता है तो अपनी मातृभाषा के साथ आता है, तो बच्चा ब्लैंक पेपर कैसे हो गया भाई? तो क्या आप व्यवहारवादियों से संतुष्ट हो? हालांकि इनकी आलोचना हुई थी, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे, जब कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, आपके सारी चीज आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा स्कूल में आता है, मातृभाषा के साथ में आता है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो अपने छोटे छोटे भोली भाले अपने अनुभव लेकर आता है। ठीक है, जितने भी थोड़े बहुत हो तो अपने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस लेकर आता है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो जीवन के प्रति जो उसके दृष्टिकोण होते हैं उनको लेकर आता है। ठीक है, क्या आता है? जीवन के प्रति जो उसके अप्रोच होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उनको लेकर बच्चा आता है। जो भी थोड़े बहुत हो उनको लेकर बच्चा आता है। जो बच्चे का जिस प्रकार का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसको लेकर बच्चा स्कूल के अंदर आता है। तो जो व्यवहारवादियों ने ये कंसेप्ट दिया था कि बच्चा एक ब्लैंक पेपर के समान होता है, खाली बर्तन होता है, एम्प्टी वेसल्स होता है। ठीक है, या टेबुला रासा की इसकी संज्ञा दी थी, ग्रीक वर्ड ये होता है टेबुला रासा। क्या आप इस वर्ड से सहमत हो? जी नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका, ये टर्म आपकी बिल्कुल गलत है कि बच्चा एक ब्लैंक पेपर के समान होता है। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत होता है यहां पर। ठीक है, तो व्यवहारवादियों ने बेसिकली ये बात कही थी बच्चों के आपके संज्ञान कह रहा हूं, बच्चे के जो परिप्रेक्ष्य में वाली बात कही थी। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझे? यहां तक बात आपकी समझ में आ गई? तो ये थी आपकी व्यवहारवादियों के बारे में जो इन्होंने ये वाली बात कही थी। ठीक, यहां तक आप लोग समझे? आगे बढ़ते हैं। जब व्यवहारवादियों की बात आती है तो एक एक करके जितने भी आपके व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, उनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। आज पीपीटी के अंदर कुछ आपको चीजें देखने को नहीं मिलेगी, बताओ क्यों? उसका रीजन है, जब ये क्वेश्चन आंसर मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपको जो पेडागोजिकल क्वेश्चन यहां से देखने को मिले तो वो आपकी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, वहां से आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज आप मोटी मोटी नजर इन लोगों के ऊपर डालिए जो आपके मेन व्यवहारवादी थे। ठीक है, इनके ऊपर एक बार नजर डालिए। अब बात आती है वॉटसन की, बात आती है जिसको कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इनको कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम भी था व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म। ये इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, ये इन्होंने किताब भी लिखी थी। अगर बात करें 1913 की बात करें तो इन्होंने अपना एक शोध भी करा था। ठीक है, अब वो बात फिर वो साइकोलॉजी का एक अपना सेक्शन हो जाएगा जो इन्होंने एक शोध करा था। देख मेरे कमेंट के अंदर बार बार दिक्कत आ गया दोबारा आ गया, ये बार बार ऑफ हो रहा है क्या? ऑफ हो रहा है बार बार। ठीक, ठीक, चलो, हाँ ठीक है भाई, ठीक। एक सेकंड, मेरे फोन में कुछ ना कुछ है। ठीक है, ये बात समझ गया मैं कहां पर था? ये बात कही थी इन्होंने जैसे 1913 में आया था एक साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट आया था। अगर मैं बात करूं 1913 की बात करूं, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट आया था। ठीक, साइकोलॉजी एज अ
बिहेवियरिस्ट आया था, चाहे तो लिख सकते हो, वरना ये मेरे ख्याल से इतनी चीज आपकी लग नहीं रही, मोटा मोटा लिख सकते हो। तो इसके बारे में इन्होंने ये वाली बात कही थी, ठीक। अच्छा, इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत बार टीचिंग एग्जाम के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि जितने भी व्यवहारवादी थे सबका आप लोगों ने पढ़ लिया कि इन्होंने बच्चों को ब्लैंक पेपर के रूप में माना है। ये सब चीज आपका एक साइकोलॉजी का सेक्शन बनना है, लेकिन मोटी मोटी नजर में आपको डलवा रहा हूं कि इनके क्या मत थे, क्या इनके विचार थे। इन्होंने आपको बता दिया कि सारे के सारे क्या कहते थे कि भाई बच्चा तो एक ब्लैंक पेपर के समान है। तो इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो आपके जेबी वॉटसन है, जो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा था और बहुत बार टीचिंग एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि तुम मुझे, ठीक है, कि तुम मुझे 1 दर्जन, 1 डजन, ठीक है, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, हेल्दी बच्चे दे दो, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, ठीक है, और जो तुम कहोगे मैं उनको वो बना दूंगा, ठीक है, जो तुम कहोगे, जो तुम चाहोगे वो मैं उनको, जो तुम चाहोगे वो मैं उनको बना दूंगा, ठीक है, वो मैं उनको बना दूंगा, वो मैं उनको बना दूंगा। तुम कहोगे तो भाई मैं उनको डॉक्टर बना दूंगा, तुम कहोगे तो मैं उनको पुलिस बना दूंगा, टीचर बना दूंगा, और तुम कहोगे तो मैं उनको चोर भी बना दूंगा। जैसा तुम कहोगे वो मैं उनको बना दूंगा। क्यों? बच्चा तो भाई ब्लैंक पेपर होता है, बच्चा तो खाली बर्तन होता है, जैसा कहोगे वैसा मैं उन लोगों को बना दूंगा। ऐसा मानना था आपके जेबी वॉटसन का, ऐसा मानना था, हाँ, वकील डॉक्टर जैसा कहोगे वैसा मैं उनको बना दूंगा, ठीक है। तो ये बात होगी आपके जेबी वॉटसन की बात होगी, जो यहां पर आपकी बात होती है, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ, नवजात शिशु कह लो, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए इसके बारे में। अब जेबी वॉटसन के बाद बात करते हैं इनके स्टूडेंट, इनके चेले ईएल थॉर्नडाइक की, जो एक कदम और आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं ईएल थॉर्नडाइक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ईएल थॉर्नडाइक इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने जो व्यवहारवाद था इसको भी एक कदम और आगे बढ़ाया। तो ईएल थॉर्नडाइक के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ईएल थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कि जो लर्निंग होती है, जो सीखा जाता है, उसको किस प्रकार से सीखा जाता है। पहले तो कोशिश करो, ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद फिर एरर करो, गलती करो, और फिर उसके बाद आदमी सीख जाता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक चीज बताई थी कि जो बच्चे की गलतियां होती है, एरर होती है, वो क्या महत्वपूर्ण होती है, नहीं होती है? वो बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आपको बच्चों की गलतियों पर कभी भी उनको डांटना नहीं है, पनिश नहीं करना। आपको बच्चों की गलतियों को हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना है। बच्चों की गलतियों से बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस का पता चलता है कि बच्चों का सोचने का तरीका किस प्रकार का है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जब हम गलती करते तो हमारा क्या हाल होता था, सीधा गाल के ऊपर आया या गुद्दी के ऊपर एक लगावटा आग देनी ठीक है। लेकिन आपको यह काम नहीं करना। तो बच्चों की गलतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद गलती करते हैं, और कुछ समय के बाद हम लोग चीजों को सीख जाते हैं। तो यही बात आपके किसने कही थी? ईएल थॉर्नडाइक ने इस वाली बात को कही थी, जो आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये बात होगी आपके अमेरिका के मनोविज्ञान की बात होगी, ठीक है। हाँ, एरर इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात। इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपोर्टेंट पार्ट होता है, लर्निंग पार्ट होता है, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी के इनके फादर भी कहा जाता है, जो आपके ईएल थॉर्नडाइक है, ठीक। यहां तक आप लोग समझ गए। इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका स्टेटमेंट भी है, इनका मत भी है। ये कहते हैं कि अगर हम किसी की उत्तेजना को, यानी कि स्टिमुलस को बढ़ा दे तो, ठीक है, तो वो उसके प्रति क्या काम करता है? रिस्पॉन्स करेगा। और जब बार बार वो इसको रिस्पॉन्स करेगा तो कुछ ना कुछ चीज को सीख जाएगा। जैसे भाई अगर मैं आप लोगों की उत्तेजना बढ़ा दी, ठीक है, मैंने आपकी उत्तेजना बढ़ा दी थी कि भाई केवीएस का एग्जाम आपका फरवरी के अंदर होगा, तो आपकी मैंने उत्तेजना बढ़ा दी। उसके बाद आप लोग लग गए थे अलर्ट होके, पढ़ लो भाई, अब तो टाइम बहुत कम बचा, पढ़ दो। जब बार बार मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था भाई मेरी बात का यकीन करो, फरवरी के अंदर एग्जाम होगा, तो आपकी क्या बढ़ गई थी? उत्तेजना बढ़ गई थी। हाँ यार सही कह रहे, पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। जब बार बार आप पढ़ते गए तो आपने कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते गए, और अपने टाइम भी आपने बढ़ाया था पढ़ने का, ये काम करा था ना। तो जब आदमी की उत्तेजना को बढ़ा दे, तो मैंने आपकी उत्तेजना कैसे बढ़ाई थी? फरवरी की डेट आपको बता के। तो जब आपकी उत्तेजना बढ़ा दी, स्टिमुलस को बढ़ा दिया, तो स्टिमुलस को बढ़ाने के बाद आपने क्या काम करा? आपने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और जब बार बार ये आदमी रिस्पॉन्स करता है, बार बार आप लोग पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा, ठीक है। तो ये इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, ठीक है।
अब देखिए यहां पर सीखने के बारे में इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट करा था, जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जिसको एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने बिल्ली के ऊपर। बिल्ली को इन्होंने, बिल्ली की जगह मैं रखता हूं आप लोगों को, ठीक है, जितने भी आप लोग बिल्ली बिलोटे हो, ये देख लो अपने इसके बारे में, ये हो आप लोग बिल्ली बिलोटे हो, और ये जो बाहर है ये मछली रखी है ना, खाना रखा है, ये है आपकी केवीएस की जॉब, ये जो बाहर रखी हुई है। अब ईएल थोंडाइक ने क्या करा भाई साहब ने, ये इन्होंने एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को रख दिया, और भूखी बिल्ली थी, और बाहर रख दिया, खाना रख दिया। जैसे केवीएस वालों ने क्या काम करा, आपको एक पिंजरे के अंदर बंद रख रखा है और बाहर रख दी केवीएस की जॉब रख दी। ठीक है, अब आप क्या काम कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए भाई, ठीक है, जैसे बिल्ली को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, आपको जॉब चाहिए सरवाइव करने के लिए। अब भाई आप पिंजरे के अंदर इधर उधर घूम रहे हो, जैसे बिल्ली घूम रही है इधर उधर, इधर उधर घूमने के बाद अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहे हो, जैसे आप लोग इधर उधर घूम रहे थे, कोई कोचिंग में, कोई यूट्यूब पे, कोई इधर उधर की किताब, कोई पीडीएफ के चक्कर में घूम रहा था, बात नहीं बन रही थी कहीं भी। उसके बाद ये यहां पर एक लीवर लटका हुआ मिल रहा था, ये लीवर रख लो, मेरा नाम रख लो, ये लीवर हूं मैं, सचिन ये लीवर है। ठीक है भाई, ये गलती से लीवर लग गया किसी के हाथ में, लीवर लगने से ये गेट खुल गया, और गेट खुलने के बाद भाई आपका खाना मिल गया, तो बिल्ली ने खाना मिल गया और आपको अपनी केवीएस की जॉब मिल गई। तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आया, हाँ यार ये आदमी है, ये केवीएस की जॉब दिलवा देगा, ये सही लीवर मिल गया। तो बिल्ली को पता चल गया, हाँ यार इस लीवर को खींचने से खाना मिल जाएगा। अगली बार थोंडाइक ने फिर ये अपना रख दी, खाना रख दिया, तो बिल्ली फिर थोड़ी बहुत इधर घूमी, बिल्ली को याद आया, अरे यार ये लीवर लटका हुआ था, ये सचिन नाम का लीवर है, इसकी टांग खींच देती हूँ। तो इसने फिर लीवर खींच दिया। तो यहां पर क्या चीज देखने को मिली, पहले बिल्ली ने जो भी था इसने ट्राई करा, ट्राई करने के बाद फिर इससे गलती हुई, एरर हुई, और उसके बाद वो उसको सही मेथड पता चल गया कि यार अगर मुझे खाना खाना है तो चुपचाप इस लीवर को खींच दूंगी और उसके बाद मुझे खाना मिल जाएगा। यानी उसके बाद उसको सीखने की विधि मालूम होगी, यानी वो सीख गई, बिल्ली सीख गई। ठीक है, जैसा आप लोग बिल्ली बिलोटे जो भी हो सीख गए, इस काम को करने का तरीका सीख गए। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट करा। देखिए जितने भी व्यवहारवादी थे, चाहे आपके ये पावलो हो, स्किनर हो, चाहे आपके थोंडाइक हो, इन भाई साहब ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे वो आपके जानवरों के ऊपर करे। किन के ऊपर करे, जानवरों के ऊपर करे। पता है जितने भी व्यवहारवादी थे क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट हो जानवरों के ऊपर करेंगे, और जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो भी वहां से निष्कर्ष आएगा उनको फिर आदमियों के ऊपर यानी ह्यूमंस के ऊपर अपना उनका कंक्लूजन निकालेंगे। क्यों भाई, यहां से जो भी निष्कर्ष आएगा समझ लेंगे, जैसे आदमियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो रिजल्ट निकलता है वही आदमियों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर करे। ठीक है, देखना इनके सारे जो एक्सपेरिमेंट है ना वो जानवरों के ऊपर मिलेंगे। इन्होंने बिल्ली के ऊपर करे, अभी कुत्ते के ऊपर आएगा, अभी चूहे के ऊपर आएगा, तो सभी ने जानवरों के ऊपर करे जो अपने एक्सपेरिमेंट करे, कि भाई जो जानवरों से ऊपर रिजल्ट निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, समझ लो इंसानों पर भी वही निकलेगा। ठीक है, अब देखो थोंडाइक ने सीखने से संबंधित नियम दिए थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है उसके ऊपर एक बार बात कर लेते। ठीक है, ठीक है भाई, वॉटसन ने अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट करा, देखो डीप में चला जाएगा, जो वॉटसन ने अपने बेटे पर अपना एक्सपेरिमेंट करा था एल्बर्ट के ऊपर, फिर वो डिटेल में चला जाएगा, फिर वो साइकोलॉजी का सेक्शन हो जाएगा, फिर पेडागोजिकल चीज बचेगी नहीं आपकी वो। ठीक है, तो डीप में चला जाएगा जो आपका सेक्शन बचेगा। ठीक है, अब देखिए सीखने से संबंधित जो आपके थोंडाइक ने नियम दिए थे उसके ऊपर एक बार बात कर लेते। मैंने कहा ना साइकोलॉजी सेक्शन अलग है, पेडागोजी सेक्शन अलग है। अगर ये साइकोलॉजी पढ़ाने की बात होती तो मैं इसको साइकोलॉजी की तरह पढ़ा देता, बट ये आपका पेडागोजी का सेक्शन है। ठीक है, सीखने से संबंधित दो नियम दिए थे, एक प्राइमरी लॉ और एक आपका सेकेंडरी लॉ। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके प्राइमरी लॉ से पूछे जाते हैं। देखिए प्राइमरी लॉ, तीन आपके लॉ होते हैं जो आपके प्राइमरी लॉ होते हैं, यानी सीखने के जो आपके नियम होते हैं प्राइमरी लॉ के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। यह नियम आपका बताता है कि अगर हम किसी काम की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस काम को हम जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा मैथ्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमको मैथ्स आ जाती है। अगर मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे तो हमको मैथ्स नहीं आएंगी। आपने कहावत सुनी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, ये कहावत मैंने एक बार पहले भी मन लगाई थी, तो आप एक लड़की ने कहा नहीं सर आप जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। मैंने कहा ठीक है भाई मेरे से गलती हो गई। ठीक है, तो ये आपने कहावत सुनी है। ठीक है,
तो जितना ज्यादा आदमी प्रैक्टिस करता है उतना ही वो चीजों को जल्दी सीख जाता है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, जो आदमी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही जल्दी उस चीजों को सीख जाएगा। यहां पर अब आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन किस प्रकार का देखने को मिल सकता है, वो इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि बच्चों का एक निरंतर रूप से अभ्यास कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज्यादा बढ़िया हो सकती है। और इनमें से कोई आपका एक पेडागोजिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इन आपके तीनों लॉज के ऊपर, इन तीनों नियमों के ऊपर। ठीक है, और मैंने कहा ना, जब आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, क्वेश्चन आंसर से दिमाग हमारा खुलता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक कंडीशन बनी होती है, सिचुएशन बनी होती है, उसके हिसाब से हमें एक सही आंसर लगाना होता है। लेकिन जब तक हमें थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। यह नियम कहता है कि अगर हम किसी काम को सीखने के लिए तत्पर है, रेडी है, तो हम उस काम को जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए, अब आप लोगों में जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूं, अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए रेडी हो। आपसे अगर ये भी कहेगा ना कोई कि ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल आपको दे दो, तो आप कहोगे कि हाँ हम दे दो। आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी लोड नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है टाइम से चल रहा है। भाई जैसे मुझे पता चला था लगभग 1 महीने पहले, तो मैंने आप लोगों के ऊपर थोड़ा लोड डाल दिया था, अपने ऊपर भी लोड डाला, थोड़ा आपके ऊपर लोड डाला, ज्यादा लोड नहीं डाला। लेकिन उनसे जाके पूछो जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, अब उनके ऊपर डलेगा बेचारों के ऊपर लोड, 1 महीने का सारा लोड डलेगा। सारी सिलेबस, सारा जितना भी A to Z है, सब 1 महीने के ऊपर कंप्लीट करने को दिया जाएगा। वो होता है लोड। अब नहीं पढ़ पाएंगे वो बच्चे बिल्कुल भी। तो अब वो बच्चे तैयार है कि हमको पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए तत्पर है, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे बेचारे। पढ़ने के लिए तत्पर है, लेकिन 1 महीने में बेचारे कितने पढ़ पाएंगे? तो आदमी पढ़ने के लिए तो तत्पर रहता है, अगर जितना ज्यादा वो तत्पर रहेगा वो सीख पाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर बेचारा कितना सीख पाएगा? ये नियम यहां पर है, अब का ये लागू नहीं होगा केबीएस वालों के लिए। तो ये नियम यही कहता है, तत्परता का नियम, अगर कोई आदमी किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर है, वो उस चीज को सीख जाएगा। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए किसी का गाड़ी चलाने का मन है, यार मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, तो उस चीज को जल्दी सीख जाएगा दूसरे के मुकाबले, अगर किसी का मन नहीं है तो। ठीक है, तो दूसरा नियम आपका ये कहता है। लोड में आपके ऊपर डाला ही नहीं ना, पहले डाला, थोड़ा डाला था क्योंकि यार टाइम सिलेबस आपका कंप्लीट कराना था, अब थोड़ा सा और डालूंगा ताकि प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है और सिलेबस को ऐसा भी नहीं है कि सारा एकदम आपके ऊपर डाला जाए, तो धीरे धीरे करके डालेंगे, क्योंकि केवीएस ने हम लोगों को टाइम ही कम दिया है। अगर टाइम देता तो सारी चीज करके चलते, लेकिन इतना लोड नहीं है आपके ऊपर कि आप उसको मैनेज ना कर पाए। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। अगला लॉ कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि अगर एक काम का प्रभाव किसी पॉजिटिव पड़ा तो उसका दूसरे पर भी पॉजिटिव ही पड़ेगा, दूसरे काम पर। अगर एक काम का इफेक्ट जो है नेगेटिव पड़ा तो दूसरे पर भी उसका नेगेटिव पड़ेगा। देखिए वो कैसे पड़ता है वो बताता हूं। जो बच्चे मुझसे सीटेट पढ़े थे और सीटेट में पढ़कर जिनका सीटेट का एग्जाम पास हुआ था, 6 नंबर आए थे, सीटेट में समझे थे, तो उन्होंने मुझसे केवीएस में भी एडमिशन लिया। केवीएस में भी पढ़ रहे, क्या आ रही है, सही पढ़ाएंगे, केवीएस में भी अच्छा पढ़ाएंगे और केवीएस में भी पास कराएंगे। तो जब एक काम का पर इफेक्ट जो है पॉजिटिव पड़ा तो दूसरे काम पर भी उसका इफेक्ट कैसा पड़ा? पॉजिटिव पड़ा। अगर मान लीजिए जो मुझसे सीटेट पढ़ता और सीटेट में वो पास नहीं होता, सीटेट में फेल हो जाता, सीटेट का समझ में नहीं आता, क्या वो मुझसे केवीएस का पढ़ने आता? नहीं। कहता है इसके बस की सीटेट तो पास कराना नहीं है, केवीएस पास करा देगा। तो दूसरे काम पर भी कैसे इफेक्ट पड़ता? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता। तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी जब एक काम का इफेक्ट जो है आपका पॉजिटिव पड़ेगा, सीखने का इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, तो दूसरे पर भी आपका पॉजिटिव पड़ेगा। अगर एक पर नेगेटिव पड़ेगा तो दूसरे पर भी नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 आपके नियम थे, सीखने के 3 नियम थे जो प्राइमरी थे। अब एक बार सेकेंडरी के ऊपर नजर डाल लीजिए, मोटी मोटी इनके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं सेकेंडरी के ऊपर। अगर यहां तक अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए जल्दी से, जो भी इस टॉपिक से संबंधित हो। इधर उधर का कोई मत पूछना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर देखता हूं। ठीक है सर, मैंने 15 दिन में सीटेट क्लियर किया था आपसे। अच्छा, आप 15 क्लियर किया था? अच्छा, आप ठीक ठीक ठीक, जल्दी पूछे। टॉपिक्स में अगर कोई आपको समझ में नहीं आया, कोई टर्म समझ में नहीं आई या कुछ और आपको इधर उधर से पूछना है, वो मुझसे पूछिए। ठीक है, जल्दी 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 पूछिए। नो डाउट क्लियर। ठीक है,
ऑल क्लियर। लो ऑफ इफेक्ट बताया ना मैंने, जब एक काम का जो है इफेक्ट, मान लीजिए आपने देखा होगा, मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, लो ऑफ इफेक्ट आपको दोबारा बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं लो ऑफ इफेक्ट। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है आपके घर के अंदर। अब छोटे बच्चे ने मान लीजिए कोई घर बाहर जाके कोई काम किया, कोई चीज सीखी, या घर के अंदर कोई काम किया, ठीक है, पोछा लगाने का काम करा। तो उसके पेरेंट्स आए, उसके पेरेंट्स ने आके क्या काम करा, अरे तू पोछा लगा रहा है, तूने काम क्यों करा, ठीक है, ये तो बड़े काम करते, उसको धमका दिया, उसको पनिशमेंट दे दी, ठीक है। तो क्या वो दोबारा उस काम को करेगा? दोबारा उस काम को नहीं करेगा। क्यों? उस बच्चे ने तो अपने आप से पोछा लगाना सीखा, अपने आप से झाड़ू लगाना सीखा, अपने आप से कुछ काम करा, लेकिन उसको क्या मिल गई? उसको पनिशमेंट मिल गई। क्या उस काम को दोबारा करेगा? नहीं, वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर इफेक्ट कैसा मिला? नेगेटिव मिला। लेकिन अगर वहीं पर आकर पेरेंट्स उसको शाबाशी देते, उसको अपना प्रशंसा करते उसकी, अरे वाह बेटा तुम तो बड़े हो गए, तुमने काम कर लिया, तो वो उस काम को क्या करता? उस काम को दोबारा रिपीट करता और कुछ बड़ा काम करता, ताकि मेरे पेरेंट्स मुझको शाबाशी देते, ठीक है। ये होता है लो ऑफ इफेक्ट, ठीक है। जब आपका सीखना संतोषजनक हो जाता है तो सीखना आपका तेज हो जाएगा, और सीखना आपका संतोषजनक नहीं होता तो सीखना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। यहां पर आप लोग कह सकते हो उसको री इन्फोर्समेंट को, ठीक है, री इन्फोर्समेंट यहां पर आपका काम करता है, ठीक है। ये टर्म आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। मैं इसको यहां पर इसलिए बताने नहीं चाह रहा था, ये आपकी आगे काम आएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आपके सेकेंडरी लॉज की, बात करते हैं, गौण नियमों के ऊपर बात कर लेते हैं। सीखने के जो आपके सेकेंडरी लॉ है उनके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए पहले बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स की बात करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स यानी कि बहुप्रतिक्रिया नियम ये कहता है सीखने का। देखिए जब हम लोग चीजें सीखते हैं, जैसा आप लोग चीजें सीख रहे हो, केवीएस के बारे में सीख रहे हो, कभी इधर से सीखते हो, कभी उधर से सीखते हो, कभी किसी के माध्यम से सीखते हो। जब आप देखते हो कि यार कौन आदमी मुझे सही से सिखा रहा है, ठीक है, तो जब आपको पता लग जाता है यार मुझे इस टीचर से सीखना है, या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखना है, या इस किताब से पढ़ना है, या इस मेथड से सीखना है, तो जब आपको सीखने की एक सही विधि मालूम हो जाती है, ठीक है, यानी जब हम नया काम सीखते हैं और अनेक रिस्पॉन्स को ट्राई करते हैं, उसके बाद हम काम को करने की सही विधि मालूम हो जाती है, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। यानी कि अलग अलग रेस्पॉन्स करने के बाद जब हमको एक सही मेथड पता लग जाता है, वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। जैसे बिल्ली के साथ हुआ था, कभी इधर पंजा मारा, कभी उधर मारा, कभी इधर मारा, उधर मारा, और बाद में उसको लीवर का पता चल गया, यानी कि सीखने का उसको सही मेथड पता चल गया। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगला जो नियम है वो है आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आप लोग चीजें सीख रहे हो, जैसे केवीएस के बारे में आप लोग सीख रहे हो, तो आपने क्या काम करा, जैसे पेडागोजी सीख रहे हो, 5 यूनिट है, इस यूनिट को आपने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया कि इस यूनिट को मैं ऐसे सीखूंगा, ऐसे सीखूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर यहां से प्रैक्टिस करूंगा। तो इस यूनिट को आपने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, अलग अलग मैं इसको करा रहा हूं, ठीक है, अलग ही करानी है भाई। तो ये होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। जब किसी को चीज को सीखने के लिए हम उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सीखते हैं, ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इससे आसानी से चीजें सीखी जाती है। अगर मैं सारी यूनिट आपको एक साथ दे दूं कि लो भाई सारी की सारी वीडियो एक साथ दे दी, ये सारी पीडीएफ एक साथ दे दी, पढ़ लो इसको 1 महीने में, क्या आप उसको पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे आप उस चीज को एक साथ में, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, ठीक। अगला होता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन होता है, ठीक है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन होता है। ये वीडियो पिछली साल भी आई थी, ये छोटे वाले भाई की वीडियो जो भी बैठा हुआ है, आप लोगों के कमेंट चेक कर रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन में क्या होता है, पार्शियल कह रहा हूं, लॉ ऑफ एसिमिलेशन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जीन पियाजे के अंदर इस कंसेप्ट को, एसिमिलेशन एकोमोडेशन को बारे में पढ़ा होगा। जब हम पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को जोड़ते हैं, ये होता है आपका एसिमिलेशन होता है। देखिए जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं, जैसे हमने बचपन के अंदर साइकिल सीखा होगा चलाना, तो जब साइकिल सीखते हैं तो अपना बैलेंस बनाना हम लोग सीख जाते हैं। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमको बाइक चलाने के लिए बैलेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम लोगों ने छोटे से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। तो जब प्रीवियस जो नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान जो होता है, वो नए ज्ञान में हेल्प करता है, तो यही होता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन होता है। तो इस माध्यम से जब हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन होता है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग? हाँ ठीक सर, दिखाओ तो उसको, वो नहीं आता भाई, ठीक है, ये नहाया नहीं है 2-3 दिन से। अगला देखते हैं, अगला है आपका लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि आपका मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। लॉ ऑफ डिस्पोजिशन सूट करता है आप लोगों के ऊपर, सूट करता है ये बता आप लोगों के ऊपर सूट क्यों करता है? ये नियम कहता है कि अगर कोई आदमी सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है कि यस मुझको इस काम को करना है,
और मैं इस काम को करके रहूंगा या रहूंगी, तो उस काम को कर जाएगा, सीख जाएगा। जैसा आप लोगों को केवीएस का एग्जाम पास करना है तो उसके लिए मुझको ये चीज सीखनी है, तो आप लोग उसको सीख जाओगे। अगर किसी काम को सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप लोग उसको कर जाओगे। अगर किसी काम को सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप लोग उसको नहीं सीख पाओगे। इसलिए कहा जाता है किसी भी काम को सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग सीख गए। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है, बात हो रही है यहां पर लॉ ऑफ रेडीनेस की बात हो रही है। किसकी? लॉ ऑफ रेडीनेस की बात हो रही है। यहां से एक क्वेश्चन आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि तत्परता का नियम। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, तत्परता का नियम, और एक ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपसे हो गया। पेडागोजिकल क्वेश्चन कुछ यहां से बनते हैं, इनके बारे में पूछता हूं। एक हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड, हो गया कि अगर किसी काम को सीखने के लिए हम मोटिवेटेड है, और मोटिवेटेड कैसा रहना? इंटरनली मोटिवेटेड रहना, एक्सटर्नल मोटिवेटेड नहीं रहना, ठीक है। और किसी काम को सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और लॉ ऑफ रेडीनेस है, यानी कि तत्परता का नियम है, हम किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर है। तो अगर हमको ये वाले नियम हमारे अंदर है, इस तरीके से हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम तत्पर रहना चाहते हैं? क्या हमें फिजिकली रूप से तत्पर रहना है, कोग्निटिव रूप से तत्पर रहना है, सोशली रूप से तत्पर रहना है, या इमोशनली रूप से तत्पर रहना है? बताओ, इन चारों ऑप्शन में से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ सबसे बढ़िया आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। बताओ सबसे बढ़िया आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं, या ये सभी, या ये सभी? बताओ कौन सा इसके अंदर बढ़िया आंसर आएगा? इसका आंसर जरा मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ये बन गया आप लोगों के लिए पेडागोजिकल क्वेश्चन, कि अगर कोई आदमी सीखना चाहता है और सीखने के लिए वो तत्पर है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है और मोटिवेटेड है, तो इसमें से सीखने के कौन से क्षेत्र के अंदर वो आदमी आएगा? फिजिकली, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, या इनमें से कोई नहीं, या ये चारों के चारों? इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ। इमोशनली, कोग्निटिव, सभी, कोग्निटिव सभी, मेंटली, फिजिकली, खा देखो कितने अलग अलग कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। देखो ये कितना बढ़िया मतलब क्वेश्चन बना है, यहां से ऐसा आएगा मतलब जो आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यहां पर बट गए हो आप लोग। देखो गधो, ध्यान से सुनो बात को, ठीक है, ज्यादातर सही दे रहे हैं लेकिन कुछ ने गलत भी दिया है। अगर कोई बच्चा चीज सीख रहा है, मैंने क्या बताई, सीखने में उसको उसके जो डेवलपमेंट के डोमेन है सभी को आपको ऐड करना है। अगर बच्चे का विकास करना है तो क्या विकास के किसी डोमेन को आप लोग छोड़ दोगे? नहीं, विकास के चारों डोमेन को आपको ऐड ऑन करना है उसके। तो अगर कोई बच्चा किसी चीज को सीख रहा है तो सीखने के दौरान क्या किसी डोमेन को उसको छोड़ दोगे? बच्चा फिजिकली रूप से सीखता है, कोग्निटिव रूप से सीखता है, इमोशनली रूप से सीखता है, और क्या नाम है, कौन सा रह गया, सोशली रूप से सीखता है, ठीक है, मोटिवेटेड रहता है तब सीखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है तब भी सीखता है। तो हर तरह से बच्चा सीखता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हो खाली इमोशनली रूप से सीखता है? अगर आप लोग यहाँ इमोशनली रूप से बैठे हो, ए भगवान मैं पेपर पास करा दे, उसके बाद प्रसाद बांटूंगा, और दिमाग का यूज नहीं कर रहे, नहीं अपने आप हो जाएगा पेपर पास, मैं तो भगवान के भरोसे बैठा हूं, क्या आप सीख पाओगे? जितने लोगों ने इमोशनली आंसर दिया था, तो इमोशनली सीख पाओगे? एग्जाम सेंटर में जाके बैठ जाना, सर जी बस बता दो, पेपर बता दो, ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, या बहुत सारी दुआ लगेगी तुम्हें, बस पेपर पास करवा दो मेरा, हो जाओगे पेपर पास। ठीक है, इमोशनली आंसर दे रहे थे ज्यादातर, जो है सारे डोमेन का यूज करना पड़ेगा बेकार, हो सारे डोमेन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर हो जाएगा। तो विकास के सभी क्षेत्र हो जाएंगे आपके, ना कि कोई एक क्षेत्र हो जाएगा। थोड़ा जो है ना, जैसे अभी पता है इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें जब आपकी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इससे। तो अब ये थोड़ा सा एक वैसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले उसके ऊपर बात करते हैं। अगला आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब पहले का जो रिस्पॉन्स होता है, जो क्रिया होती है, वो अगली सिचुएशन में भी जब आदमी उसी प्रकार से कोई चीज करके सीखता है, तो ये आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है। जैसा मान लीजिए, या जब हम कोई पुरानी फोटो देख लेते हैं, बचपन की फोटो देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर पुराने टाइम में आदमी चला जाता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है। आज इसका डमरू बजता रहेगा, इसको जरा खोल मेरे फोन को दोबारा से। आ गया। नहीं नहीं, आ गया। इसका वो लगा देना टाइमर, परमानेंट हटा इसका जो।
ठीक है भाई, ये हो गया आपका ईएल थोंडाइक हो गया। तो यहां पर बात हो गई थी आपके ईएल थोंडाइक की बात हो गई थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मेरा यहां पर आप लोगों से बनता है, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि एक बच्चे को इस पूरे आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन बनता है, एक बच्चे को अच्छा समस्या समाधान करता, एक बच्चे को अच्छा समस्या समाधान करता, एक बच्चों का अच्छा समस्या समाधान करता, यानी कि प्रॉब्लम सोल्वर, यही लिख देता हूं इसके ऊपर। एक बच्चों का अच्छा समाधान करता यानी कि प्रॉब्लम सोल्वर, समाधान करता बनाने के लिए, समाधान करता बनाने के लिए एक टीचर को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। अब बताओ, अब इसके ऑप्शन दे रहा हूं वो आपको बताने हैं, ऑप्शन देता हूं आपको। पहला, बच्चों को त्रुटि के उपरांत, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं भाई साथ के साथ, बच्चों को त्रुटि के उपरांत हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन लिख दिया मैंने, इसी से क्वेश्चन बनाया, बिल्कुल अभी माइंड के अंदर चल रहा है, ठीक है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसको बोला जाएगा आपका डिस्करेज, ठीक है, इसको बोला जाएगा आपका डिस्करेज। दूसरा ऑप्शन यहां पर बनना है, बच्चे को तत्परता के साथ पढ़ाने के अवसर देने चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के तत्परता के साथ पढ़ाने के अवसर देने चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, अवसर देने चाहिए, दूसरा ऑप्शन हो गया। अगर इसका आंसर किसी ने गलत दे दिया ना, उसका एडमिशन कट हो जाएगा, दोबारा से फीस ले लेंगे। बच्चों में अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन के साथ प्रयोगात्मक 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 तरीके से एक सेकंड, प्रयोगात्मक तरीके से पूरा ही कट गया भाई। बच्चों में अवलोकन समालोचनात्मक चिंतन के साथ प्रयोगात्मक तरीके से खोजपूर्ण तरीके के बढ़ावे देनी चाहिए। और अगला ऑप्शन है भाई, यहां लिख दूं, ऊपर लिख दूं, फोर्थ ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, अध्यापक को निष्क्रिय होकर यानी कि पैसिव होकर, अध्यापक को निष्क्रिय होकर बच्चों में अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए, अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी बताओ। थर्ड ऑप्शन, बच्चों में अवलोकन समालोचनात्मक चिंतन के साथ प्रयोगात्मक तरीके से खोजपूर्ण तरीके बढ़ावा देनी चाहिए। मैंने कहा एक बच्चे को अच्छा समस्या समाधान करता है यानी प्रॉब्लम सोल्वर बनाने के लिए एक टीचर को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, वो बताओ सही से, ये बताओ। इसी पर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बनना है आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हतोत्साहित वाला कि बच्चों को त्रुटि के उपरांत हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है।
डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड फोर्थ, देखो बच्चों, ये जो थर्ड लगा रहे हो ना, फोर्थ लगा रहे हो, इसके ऊपर देखो, बच्चों को त्रुटि के उपरांत, यानी जो बच्चों से गलती हो जाए उसके बाद, यानी उसके उपरांत हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए। भाई ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। अगर बच्चे ने गलती कर दी तो गलती करने के बाद आप उनको डिस्करेज क्यों कर रहे हो? उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए आपको, उनको आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, यहां पर बात हो रही है, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये तो आपका पॉजिटिव है कि बच्चे ने अगर गलती कर दी तो उसके बाद आपको उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपका पॉजिटिव है कि आपको उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। फोर्थ ऑप्शन पढ़ो कि अध्यापक को निष्क्रिय होकर, यानी कि पैसिव होकर बच्चों में अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए। देखो प्रैक्टिस को तो बढ़ावा देना चाहिए आपको, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात आ जाए तो ड्रिल एंड जो प्रैक्टिस होती है वो किसको बढ़ावा देती है? रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है। अगर बात आ जाए ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तो रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है। लेकिन यहां पर टीचर कौन है? टीचर आपका निष्क्रिय है, यानी टीचर आपका पैसिव है। देखो एक चीज आपको बताता हूं, बात यहां पर व्यवहारवाद की हो रही है, तो व्यवहारवाद के अंदर पता है क्या होता है? व्यवहारवाद के अंदर यहां पर टीचर की भूमिका ज्यादा हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन में फंसोगे अभी, चारों के जो चारों फोर्थ ऑप्शन को लगा रहे हो ना, फंसोगे अभी फोर्थ ऑप्शन में भी। व्यवहारवाद के अंदर जो टीचर होता है वो मुख्य मेन रोल के अंदर होता है, मेन भूमिका के अंदर होता है, यानी प्रधान के रोल में होता है जो टीचर भी होता है। ठीक है, अभी लग गई होगी टेंशन, लग गई होगी। लेकिन इसने कहा कि बच्चे अध्यापक को निष्क्रिय होकर, अगर यहां पर हो जाता कि टीचर को यहां पर मेन रोल में होकर, ठीक है ध्यान से सुनने मेरी बात को, अध्यापक को यहां पर मेन रोल में होकर बच्चों को अभ्यास को बढ़ावा देना चाहिए तो सही हो जाता। लेकिन यहां पर टीचर को उसने निष्क्रिय मान लिया तो गलत हो जाता, क्योंकि व्यवहारवाद के अंदर जो टीचर होता है वो मेन रोल निभाता है और जो बच्चा होता है वो उसको फॉलो करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये व्यवहारवाद के अंदर ये वाली बात को कहा हुआ है। तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके का पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मजा आया फोर्थ इस क्वेश्चन के अंदर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इयान पावलो आ गए, जो रूसी आपके साइंटिस्ट थे। ठीक है, नोट मनोवैज्ञानिक, रूसी आपके साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो भाई आपके जो इयान पावलो है इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1904 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इयान पावलो के लिए। मैंने कहा फिर वो आपका साइकोलॉजी का सेक्शन है उसको अलग कर दो, पेडागोजिकल चीजें जो हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इयान पावलो क्या कहते हैं इनके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? एक सेकंड आपके कमेंट ले लूं, अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो यहां तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत यहां तक हुई हो तो पूछ सकते हो, तो मुझसे पूछ लीजिए यहां तक अगर कोई दिक्कत हुई हो तो। ठीक, भाई ये चार चार डी छोड़ दो, अब कोई क्वेश्चन यहां तक दिक्कत हुई हो पूछो, मैं अगले टॉपिक के ऊपर आ गया हूं। ठीक है, पूछिए जल्दी से भाई, बस छोड़ दो अब चार चार को, अगला कुछ यहां तक दिक्कत हुई है तो उसे उसे पूछ लो। भाई इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखता? हिंदी मतलब पूरे बोर्ड पे नहीं है, इंग्लिश कैसे लिखता? पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब जब टीचर एक्टिव नहीं रहता। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ाने के दौरान सुस्त पड़ जाऊं, जैसे सरकारी स्कूल में टीचर आके कुर्सी पे बैठ जाता था, कोई कंधा दबा रहा है, कोई कह रहा है अभी चोन मोन तू खड़ा हो जा, पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है, तो एक्टिव नहीं रहता जब। भाई बस करो, हो गया चार, हो गया। कुछ क्वेश्चन इसमें डाउट है तो वो पूछ लो अब उसके बाद। यार बहुत शैतान हो यार, इससे पूछ लो भाई, ये चार हो तो गया। ठीक है भाई, वो देख कितने लिखोगे भाई? भाई भाई बहुत बेकार बच्चे हैं यार, चार चार के साथ लगे पड़े। मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट हो कोई चीज हो, चार चार में लगे पड़े हुए। चलो भाई इनके बारे में देखो, अब होता है नया चैप्टर शुरू, इयान पावलो, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए इयान पावलो के बारे में बात करते हैं। इयान पावलो क्या कहते हैं इनके बारे में जरा नजर डाल लेते हैं, आपके इयान पावलो के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हाँ डाउट ही नहीं बचा सर। अच्छा तो यूं क्या होना भाई, चार चार के ऊपर लगे पड़े हो सारे के सारे। देखिए इयान पावलो क्या कहते हैं, ये कहते हैं
कि अगर किसी की उत्तेजना यानी जो स्टिमुलस होता है, अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस के पैरेलल में अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वो समान रिस्पॉन्स करेगा जितना कि वो उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। ये वाली बात कहते हैं आपके कौन, इयान पावलो कहते हैं। इस वाली बात को इयान पावलो ने अभी कही है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। देखिए अब इस बात के ऊपर आओ, चैप्टर के ऊपर आ गए, बहुत हो गया आपका ये वाला काम, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा कि किसी के जो उत्तेजना है उसके पैरेलल में, देखिए जैसा आप लोग जब सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते थे, आप लोगों को पता है मैं क्या कहता था कि भाई सीटेट के एग्जाम में जो आप चीजें पढ़ रहे हो इसका बेनिफिट आपको केवीएस के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और सीटेट के बाद आपकी केवीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो सीटेट में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सीटेट के टाइम पे मैंने आपके क्या काम करा, उत्तेजना यानी स्टिमुलस के पैरेलल में मैंने क्या काम करा, आपको एक सिग्नल निर्धारित कर दिया। किसका सिग्नल निर्धारित कर रहा था, केवीएस का। यह बात आपको पता है, जितने भी लोग मुझसे सीटेट पढ़े थे, तैयारी कर रहे थे, बार बार मैं इस बात को कहता था। तो उसके बाद आपने क्या काम करा, रिस्पॉन्स करना शुरू करा। आप लोग तैयारी में लग गए थे कि हाँ यार सर कह रहे सही कह रहे, सीटेट के बाद केवीएस की वैकेंसी आएगी, उसके अंदर हमको लग रहा है उसके अंदर हमको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करा, जितना उत्तेजना बढ़ाएगा उतना ही आदमी सीखता जाएगा। ये वाली बात कौन कहते हैं, इयान पावलो कहते हैं। इसका सीधा सा कनेक्शन कैसा है, कैसा आप लोग इसको अपने स्कूल के अंदर अप्लाई करोगे, देखो वो बताता हूं आपको। पहले एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखो जैसा आप लोगों में से किसी का मित्र हो, पुरुष मित्र हो, महिला मित्र हो, तो जैसा आप लोग कोई गाना सुनते हो, जैसा आप में से मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद जैसे मान लो आप कोई गाना सुनते हो, और गाना सुनने के बाद वही गाना बज जाए जिसको सुनकर फिर उसकी याद आती है, ठीक है। तो वही गाना बज जाए जिसको सुनकर उसकी याद आती है, तो सीधा कनेक्शन किससे बजता है, अरे यार ये तो उसी का गाना बज रहा है भाई, तो उसी के पैरेलल में सिग्नल बनता है। तो सीधा कनेक्ट किससे बनता है, अरे यार ये तो उसी का गाना है, चलने दे, थोड़ा और चलने दे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चलने दे भाई, और चलने दे। तो उसी वही गाना चलता रहता है फिर जो है। तो सीधा कनेक्ट किससे करता है, सीधा कनेक्ट उसी से कनेक्ट करता है जिसको उस गाने की सुनकर याद आती है। यही बात कह रहे हैं आपकी इयान पावलो। समझ गए आप लोग इस बात को, कि अगर किसी की उत्तेजना, तो आप लोगों की या किसी की उत्तेजना बढ़ जाती है, उसी उत्तेजना के पैरेलल में क्या काम कर दिया हमने, एक सिग्नल यानी उस गाने को बजा दिया जिसको सुनकर किसी की याद आ जाए, ठीक है। तो क्या काम करेगा, वह समान प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा। तो उसी प्रकार की रिस्पॉन्स करेगा, अरे यार वहां आप घूमने जाते थे, ठीक है, वहां खाना खाने जाते थे, ये काम करते थे। तो यही बात आपकी इयान पावलो कह रहे हैं, जो आपके दिल से जुड़ी बात है, इसी बात को इयान पावलो कह रहे हैं आप समझ गए दूसरे ऑप्शन के थ्रू। अच्छा यहां पर आपके अब एग्जाम से जुड़ी बात कर लो। ये तो बात होगी आपके मतलब की बात जो आपको जल्दी पकड़ में आती है। अब इसको आप लोग अपने स्कूल के अंदर कैसे अप्लाई करोगे उसके ऊपर जरा नजर डाल लो। ऐसी चीजों के ऊपर तो लपक के पढ़ते हो, मेन चीजों के ऊपर अप्लाई डालो। देखो पेडागोजिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां पर, उसके ऊपर जरा नजर डालिए। अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर कोई टीचर यहां पर बच्चों को पढ़ा रहा है, और टीचर बच्चों को पढ़ाते वक्त यहां पर टीएलएम का यूज कर रहा है, या पढ़ाते वक्त अपने टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहा है, ठीक है, यहां पर अपने टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहा है। और टीचिंग मेथड्स का यूज करते टाइम वो ऐसे टीएलएम का, ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहा है जो बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। वो ऐसे टीएलएम का यूज कर रहा है जिसको बच्चा जानता है, जिसको बच्चा इजिली कनेक्ट कर पा रहा है। तो क्या वो जो आपके टीएलएम है वो रिलेवेंट है या नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट है। तो इसलिए टीचर को ऐसे टीएलएम का यूज करना चाहिए जो बच्चों के लिए प्रासंगिक है, रिलीवेंट है, जो बच्चे को वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसको बच्चा इजिली देख पाए, समझ पाए, और उससे बच्चा इजिली कनेक्ट कर पाए। तो ये वाली जो थ्योरी है ये बच्चे के सीधे वास्तविक जीवन से कनेक्ट करती है आपकी, ये आपके उससे कनेक्ट नहीं कर रही जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, अभी माइंड के अंदर चली गया होगा। ये यहां देख लो इसके बारे में, ये बच्चे के सीधे आपके मन मस्तिष्क से कनेक्ट कर रही है आपकी, ठीक है। तो यहां पर अप्लाइड बेस क्वेश्चन जो आपका बनना है वो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बनना है कि आपके टीएलएम से, टीचिंग मेथड से, पेडागोजिकल अप्रोच से आपकी कनेक्ट कर रही है। तो एक टीचर को आपकी ये वाली पेडागोजी, ये जो आपकी थ्योरी है, इसको इस प्रकार से अपनी क्लासरूम के अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा जैसे आपका एक मेनू कार्ड आ गया, जैसे बच्चे की भाषा का विकास करना है, फॉर एग्जांपल बच्चे की भाषा का विकास करना है, तो एक ऐसे मेनू कार्ड का ले लिया, एक ऐसा मेनू कार्ड ले लिया जिस पर आपके बहुत सारी डिशेज का नाम लिखा है, इडली, वड़ा, डोसा, जितनी भी चीज लिखी है। तो बच्चा इस चीज को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको कुछ शब्दों की नॉलेज होगी, और उससे क्या होगा, शब्दों का भंडार उसका बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा हर जगह जाकर इसको देखता, पढ़ता है, खाता है, पीता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। इसी बात को आपके इयान पावलो भी कह रहे हैं
कि अगर किसी की आपको उत्तेजना बढ़ा रही है तो उसके समान में कोई सिग्नल निर्धारित कर दे, ठीक है। जैसा आपका सिग्नल गाने से हो गया, उसी प्रकार से बच्चे का सिग्नल उसके टीएलएम ऐसे उसको कनेक्ट करा दो, ठीक है। चलो कैसे कैसे एग्जाम्पल दिलवाते हो समझने के लिए। अब भाई यान पैवलो ने भी एक प्रयोग करा। मैंने कहा ना, ये जितने भी व्यवहारवादी थे इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट अपने जानवरों के ऊपर करे, और वही वाली थ्योरी थी, जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दो, आदमियों के ऊपर तो कामयाबी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा डॉग के ऊपर, ठीक है। तो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, तो डॉग को अपना ये खाना रख दिया और एक बैल रख दी। उसके बाद जो है जैसी बैल बजती थी, और छोटा सा बता रहा हूं, मतलब कम, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपको उसके बाद जो मेन चीज है वो बताऊंगा। उसके बाद जो है ये यहां पर खाना रख दिया। उसके बाद जैसे ही मतलब ये खाना लेकर आता था, बैल बजा देता था। तो बैल बजाने के बाद कुत्ता समझ जाता था कि भाई यहां खाना आ गया, और अपनी लार इसकी निकलना स्टार्ट हो जाती थी। पहले तो खाने को देखकर लार निकलती थी, उसके बाद बैल बजाना इसने स्टार्ट करा, फिर लार निकलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कुत्ता समझ गया जैसी बैल बजेगी लार, मतलब खाना आएगा तो लार निकलनी स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, सीधा सा इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो हमारे घर परिवार के अंदर स्ट्रीट डॉग होते हैं। जैसे ही हमारा गेट खुलता है ना, जैसे हम गली के अंदर जो कुत्ते रहते हैं, पपीज रहते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाते ही जैसे कुछ दिन तक खाना खिलाते हैं, और जैसे हमारा गेट खुलता है ना, उनके कान खड़े हो जाते हैं, खाना आ गया, ठीक है। तो सेम कंडीशन यही है, मतलब सीधा रिलेट कर रहा है कि अगर हम कोई चीज को, कोई प्रतिक्रिया को बार बार करेंगे तो उससे सीधा कनेक्ट हो जाता है, कि उस प्रतिक्रिया से सीधा कनेक्शन बैठा लेता है। बच्चा भी बैठा लेता है, जानवर भी बैठा लेता है, आदमी भी बैठा लेता है कि ये सीधी जो कनेक्शन है वो मेरे से जुड़ी हुई है, अगर वो प्रतिक्रिया और वो रिस्पॉन्स बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो चीज मेन जुड़ी हुई है वो ये चीज जुड़ी हुई है, जो चीज आपको जानना जरूरी है। यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बढ़ूंगा। थोड़ा सा यार पानी पी लो। क्लास में बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? क्लास मैंने कहा ना लेंथी बनेगी और थोड़ी आपकी बड़ी बनेगी, तो उसमें थोड़ा सा लोड आपके ऊपर डलेगा। उसके बाद फिर बात करूंगा, ठीक है। ये फिर बंद हो गया सर। मॉक टेस्ट भी कराइए। हाँ मॉक टेस्ट काम चल रहा है, और लास्ट स्टेज पर कब तक हो जाएगा हमारा मॉक टेस्ट? मेरे ख्याल से 27-28 के आसपास में शायद मॉक टेस्ट आपके हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नहीं मॉक टेस्ट का आपको पैसे नहीं देने, मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई, देखिए इसके बारे में नजर डालते हैं। देखिए ये जो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो आपका अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स है, ये होता है आपका नेचुरल होता है। क्या होता है? ये होता है आपका नेचुरल होता है। देखिए अनकंडीशन स्टिमुलस होता है आपका फूड, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है आपका लार। उसके अलावा कंडीशन स्टिमुलस होता है आपका बैल, और कंडीशन रिस्पॉन्स होता है आपका लार होता है। देखिए इसको जरा ध्यान से समझना, एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ही डॉग के सामने खाना दिखाया जाता था, खाना लाया जाता था, उसकी लार निकलनी शुरू हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसी बैल बजनी शुरू होती थी, तो बैल बजने के बाद फिर उसके सामने लार निकलनी शुरू हो जाती थी। एक तो है नेचुरल, प्राकृतिक, यानी खाना दिखा और खाना दिखने के बाद कुत्ते की लार निकलनी शुरू हो गई। ये तो हो गई नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक हो गई। अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, यानी कि खाना दिखा और खाना दिखने के बाद लार दिखनी उसकी शुरू हो गई। ऐसा हमारे साथ भी होता है भाई, यानी हमें कोई अच्छा सा खाना दिखा और हमारे मुंह से लार निकलनी शुरू हो गई, तो ये वाली बात तो प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो ये हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि फूड, खाने को देखकर कुत्ते की लार निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। एक होती है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि यहां पर शर्त है, जैसे ही बैल बजेगी और बैल बजने के साथ में ही कुत्ते को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे लिए मेरा खाना आने वाला है, तो उसके बाद उसकी लार यानी कि सेविलेशन उसकी निकलना स्टार्ट हो गई। तो ये हो गया आपका कंडीशन स्टिमुलस हो गया। ये बात आप लोग समझिए। तो यहां पर कंडीशन स्टिमुलस हो गया फूड, कंडीशन स्टिमुलस हो गया बैड, अनकंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन रिस्पॉन्स हो गई आपकी लार हो गई, यानी कि सेविलेशन हो गया आपकी, ठीक है। अब इसी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए एक होती है आपकी जब हम इनका स्टेज करते हैं कंडीशन का, तो एक टर्म आती है आपकी स्टिमुलस जनरलाइजेशन,
यानी कि जो स्टिमुलस होती है जब हम उसका जनरलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी स्टिमुलस को जब हम बांट देते हैं, ये होता है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास स्टिमुलस थी, जो मैंने आपको बताया, चाहे अनकंडीशनल हो चाहे स्टिमुलस हो, ये देखिए, चाहे अनकंडीशनल हो चाहे कंडीशनल हो, जब हम इसके अंदर जनरलाइजेशन करना शुरू कर जाते हैं कि ये खाने की वजह से हुआ है या बैल की वजह से मतलब ये काम हो रहा है, तो इन दोनों में अंतर पहचानना शुरू कर जाते हैं कि ये खाना है या बैल है, तो ये हो जाता है आपका जनरलाइजेशन हो जाता है जब स्टिमुलस के अंदर जनरलाइजेशन करना शुरू कर जाते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन। विलोपन आप लोग इस वर्ड से समझ रहे हो, जब विलोपन यानी कि कमी हो जाती है कुछ, यानी कि जब कंडीशन स्टिमुलस के बाद, कंडीशन स्टिमुलस मैंने क्या बताया था आपका, ये देखो आपका सीधा इस फिगर को नीचे लेना था। जब कंडीशन स्टिमुलस के बाद यानी कि बैल बजने के बाद भी अगर आपको खाना ना मिले, यानी बैल बजा दी और अगर आपको खाना ना मिले, यानी कि कहा गया भाई, कंडीशन स्टिमुलस के बाद यानी आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस नाम दिया जाए तो आपकी लार आना बंद हो जाएगी। यानी जैसे हम लोग अपने घर के अंदर देखते हैं, अगर मान लीजिए कुत्ते को या घर के अंदर जो भी डॉगी होता है या गली के अंदर स्ट्रीट डॉग रहता है, और अगर हम उसको बार बार जाके गेट खोलेंगे और खाना नहीं देंगे तो कुछ दिनों के बाद हमारी तरफ देखना भी बंद कर देता है, कह रहे इसका तो रोज रोज का काम है, खाना भी नहीं देता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विलोपन हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद होता है, जो ओरिजिनल अनकंडीशन होता है स्टिमुलस और जो अदर स्टिमुलस होता है उनके बीच में जब अंतर यानी कि डिफरेंस करना शुरू हो जाता है तो ये हो जाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल पा रहा है। और यहां पर ये वाली चीज हो गई आपकी इसके बारे में। अब बात करते हैं आपके पीएफ स्किनर साहब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो जल्दी से पूछे भाई, आज गर्मी भी ज्यादा लग रही है। ठीक है, रिस्पॉन्स कम हो जाता है। केवीएस की इन हैंड सैलरी, भाई टॉपिक से पूछिए कुछ भी। दो चैप्टर हो गए आपके, अब बचा आपका लास्ट वाला चैप्टर बचा है। ठीक है सर, जब डर लग रहा है महीने में तैयारी कैसे होगी, वो तो एग्जाम तक लगेगा डर, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नो डाउट सर, ठीक है, ओके सर, नो डाउट। मजा आ गया। देखिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, तो आप लोग मुझसे क्लास से संबंधित, चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे इस चैप्टर से संबंधित पूछिए। और कोई चीज पूछनी हो तो आप लोग मुझसे क्लास के बाद पूछ लिया करिए। मैं आपको 2-3 मिनट जरूर दूंगा क्लास के बाद, उसमें आप लोग मुझसे पूछिए। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप लोग पूछ लिया करिए। कंपनी वाला जो नंबर दिया हुआ है, डाउट सेशन दिया हुआ है, उस पर आप लोग पूछ लिया करिए। तो क्लास के बीच में प्लीज आप मुझसे क्लास का पूछा करिए, जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करेंगे। ठीक है, चलो मैं आ गया, नो डाउट। ठीक है, अगले बढ़ते हैं स्किनर साहब के ऊपर, जिन्होंने अपना पूरा फोर्स दिया था रिस्पॉन्स के ऊपर, यानी कि प्रतिक्रिया के ऊपर, कि जो आदमी जितना रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है, वो उतनी उस चीज को सीख जाता है। अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, अभी आप लोग रिस्पॉन्स करने में पूरा जोर दे रहे हो। किस पर? रिस्पॉन्स करने पर पूरा जोर आप लोग दे रहे हो कि बस हट जाओ, अब तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, केवीएस का एग्जाम अब लोग पास कर देंगे। ठीक है, बस कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ ऐसी जादू शक्ति आ जाए कि बस दे दो मटेरियल, अब जितना भी देना है, ठीक है, और पढ़ जाएंगे अब तो। ठीक है, बस दे दो अब तुम। अब आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्स पर है, रिस्पॉन्स करने पर है, कि रिस्पॉन्स करते जाएंगे और सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पर ट्रायल और एरर के ऊपर नहीं है कि अब सीखेंगे, गलती करेंगे। अब पूरा का पूरा ध्यान रिस्पॉन्स के ऊपर है। तो जो आदमी जितनी ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, वो उतना ज्यादा सीखेगा। अब ये सिचुएशन बैठती है आप लोगों के साथ, बिल्कुल सूट कर रही है मुझे। यहां पर जो सिचुएशन बन रही है केवीएस एस्पिरेंट के साथ, वो बिल्कुल सूट कर रही है। जो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा, जो जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया करेगा, वो उतना ज्यादा सीखेगा। यही बात आपके किसने कही है? आपके स्किनर साहब ने कही है। इसी वाली बात को यहां पर कहा हुआ है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स कर जाएगा लास्ट के 1 महीने में, या जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, वो उतनी ही ज्यादा चीजों को सीख जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आप लोगों के ऊपर सूट कर रही है। इसको इन्होंने एक भाई एक्सपेरिमेंट करा था
चूहे के ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने बहुत सारे करे थे वैसे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो चूहे के ऊपर करा था, तो इन्होंने भी भाई चूहे को एक पिंजरे के अंदर डाल दिया था, तो चूहा भी इधर उधर अपने हाथ पैर जो भी इसके छोटे छोटे थे उनको मार रहा था, और बेसिकली अपना रिस्पॉन्स करके, प्रतिक्रिया करके इन्होंने भी अपना खाना निकाल लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे लग नहीं रहा आपके एग्जाम के अंदर आएगा, बट बेसिकली एक थ्योरी बता रहा हूं कि बच्चा अगर रिस्पॉन्स करता है किसी चीज को, तो जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो चीजें सीख पाएगा। जैसे ये करंट का एग्जाम्पल आप लोगों के ऊपर सूट करा। ठीक है, अब देखिए, जैसे इनका सीधा सा अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन इनका ये निकला, जो इससे निकला था, ये है मेन जा कि जो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकला, क्योंकि एग्जाम में कंक्लूजन इसकी तो कम ही संभावना है, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, कि पहले रिस्पॉन्स होता है, पहले प्रतिक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है, जो इस चूहे ने करा। ठीक है, इधर उधर हाथ पैर मारे, जैसा आप लोग अब मार रहे हो कि बस दे दो, अब तो एक 20-25 दिन में जो भी मटेरियल दो अपना निकाल दे। ठीक है, पहले रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद में स्टिमुलस मिलता है। रिस्पॉन्स के बाद क्या मिलेगा? स्टिमुलस, यानी कि आपको जॉब मिलेगी, केवीएस की जॉब मिलेगी। बैठा है ना, बिल्कुल सही एग्जाम्पल, सही बैठा है ना फिट आपका। ठीक है, और जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट मिलता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी छोड़ो। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, ये तो बताने की चीज है अच्छी तरीके से। ठीक है, और वैसे ही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में फलाना टिकड़ा, इसको छोड़ दो आप लोग। ठीक है, आप लोग समझ गए कि पहला आदमी रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स करने के बाद उसको क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है। जैसा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, और जो जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा उसको ही आपका स्टिमुलस यानी कि जॉब मिल जाएगा। ठीक है, और सही तरीके से रिस्पॉन्स करना, जिसने सही तरीके से स्मार्टली तरीके से रिस्पॉन्स करा उसको भाई जॉब मिल जाएगी। ठीक है, देखिए रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जिस उद्दीपक को देने से, जिस स्टिमुलस को देने से रिस्पॉन्स करने की संभावनाएं बढ़ जाए, वही आपका रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे मान लीजिए, जैसा आपको केवीएस की जॉब मिल गई। ठीक है, केवीएस की आपको जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, आपको मान लीजिए आपके घर वालों ने कहा हुआ है कि बेटा एक बार तेरी केवीएस की जॉब मिल जाए, और तू कह रहा था ना कि तेरी उससे शादी करवानी है, जा तेरी शादी करवा देंगे। ठीक है, अगर पापा उसको बड़ा नहीं मानना, अरे मैं देख लूंगा उससे, तो तू करवा देंगे तेरी उससे शादी। तो जिस उद्दीपक को देने से रिस्पॉन्स करने की संभावना बढ़ जाए, अब वो आदमी क्या काम करेगा, लड़का क्या काम करेगा? दिन रात पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, यार जॉब के बाद शादी हो जाएगी मेरी, मेरा पिताजी उसके पिताजी को देख लेगा, बात मेरी सेटल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिइंफोर्समेंट हो जाएगा कि यहां पर उसके पिताजी ने क्या दे दिया? उद्दीपक दे दिया। ठीक है, उसको जॉब का उद्दीपक दे दिया कि जॉब के, एक तो जॉब भी मिल जाएगी, और उसके बाद उसको क्या मिल जाएगी? जिसके साथ वो जीना चाहता है वो भी मिल जाएगी। अब वो क्या काम करेगा? वो अनुक्रिया करेगा या नहीं करेगा? वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स करने की संभावनाएं बढ़ेगी या घटेगी? संभावनाएं बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। यही क्या होता है? यही आपका रिइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, सबको पीछे पछाड़ देगा, नंबर बनाएगा, काश मेरे बैच में भी ऐसा आ जाए एक। ठीक है, तोड़ देगा रिकॉर्ड सारे के सारे। यही आपका क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है, यानी कि पुनर्बलन होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर, अब यहां से देखना, यहां से पेडागोजिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आपके स्कूल में पूछा जा सका। अब हमारे उस पर आ जाओ, टॉपिक के ऊपर आ जाओ। अगर मान लीजिए बच्चों को आपको रिइंफोर्समेंट देना है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर मान लीजिए बच्चों को आपको रिइंफोर्समेंट देना है, तो किस प्रकार का रिइंफोर्समेंट आपको देना चाहिए? अगर मान लीजिए बच्चे स्कूल में पास हो जाते हैं, तो पास होने के बाद आपको एज ए टीचर, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, जो आपके रोल दिए हुए, अभी मैं उनके ऊपर नहीं आया, जो आपके सिलेबस के टॉपिक है अभी मैंने वो टच नहीं किए, अब आने वाला उनके ऊपर, नेक्स्ट क्लास आऊंगा उनके ऊपर। ठीक है, तो वहां पर उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो भाई वहां पर आपको स्टिमुलस देना चाहिए, यानी कि वहां पर आपको उद्दीपक, यानी कि बच्चों को स्टिमुलस देना चाहिए। जैसे बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया, जैसे बच्चे ने किसी क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, बच्चे ने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करी, या बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप करा, तो वहां पर टीचर का ये रोल बनता है कि बच्चे को शाबाशी दे, बच्चे की वो प्रशंसा करे। ये एक वहां पर टीचर का रोल बनता है। आप समझ गए कि बच्चे का क्वेश्चन पुटअप कैसे हासिल करना है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन कैसे बना है? ऐसे रीइंफोर्समेंट से। इस तरीके से पेडागोजिकल क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर, कि टीचर का रोल क्या बनेगा? कि वो बच्चे की प्रशंसा करे, बच्चे की तारीफ करे, बच्चों को एप्रिशिएट करे, बच्चों को मोटिवेट करे। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये नहीं बनेगा कि बेटा तेरा भी भविष्य में इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो रिइंफोर्समेंट होता है वो दो तरीके का रिइंफोर्समेंट होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक तरीके का होता है आपका नेगेटिव। सर अब थक गए, क्लास खत्म करो यार, अभी से थक गए। ठीक है, कैसे बात बनेगी भाई? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आपके रिइंफोर्समेंट होते हैं।
पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बेसिकली जो आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है ना, ये भी पॉजिटिव होता है, इसको नेगेटिव वे में मत ले लेना कि नेगेटिव सुन के कभी ये सोचो नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो होता है वो रिइंफोर्समेंट जिसको देने से बच्चे का व्यवहार आपका बढ़ जाए, उस व्यवहार को बार बार रिपीट करे, उस व्यवहार को बार बार रिपीट करने के बाद उसकी जो है आपकी ग्रोथ बढ़ जाए, बच्चे की आपकी जो संभावना बढ़ जाए रिस्पॉन्स करने की, वो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। स्टिमुलस को रिश्वत बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो बच्चे का जो व्यवहार है या बच्चे के व्यवहार को बढ़वाने के लिए जो आपका रिइंफोर्समेंट दिया जाता है वो होता है आपका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है। अभी जैसे मैं आपका रिइंफोर्समेंट बढ़वाने के लिए मैं आपको क्या दे दूं कि भाई आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, रिइंफोर्समेंट बढ़ जाएगा कि बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया सैलरी मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो आपका रिइंफोर्समेंट क्या होगा, वो आपका प्रतिक्रिया होगी एकदम बढ़ जाएगी, आपका व्यवहार क्या होगा, एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी जो बायोलॉजिकल जो नीड होती है, ठीक है, जो जैविक आवश्यकता है होती है हमारी, खाना पीना सेक्स, ये सब क्या होती है, हमारी बायोलॉजिकल नीड होती है। तो इनकी पूर्ति करने से क्या होता है, हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारा बढ़ जाता है, व्यवहार हमारा करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भोजन पानी वगैरह ये सब हमारी बायोलॉजिकल नीड के अंदर आ जाती है, ठीक है, प्रशंसा वगैरह होगी, ये हमारा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है, जिनको देने से बच्चे का व्यवहार बढ़ जाता है और बच्चा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा बात करें नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करें तो भाई नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी आपका कोई नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के हटने से भी आपका क्या होता है, जो व्यवहार होता है रिइंफोर्समेंट करने की संभावनाएं भी आपकी बढ़ जाती है। जैसे अभी मौसम चल रहा है सर्दी का, तो सर्दी के मौसम में अगर जैसे सर्दी से बचने के लिए मैंने गर्म कपड़े पहने हुए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो जाएगा कि सर्दी से बचने के लिए मैंने अपने व्यवहार को बदल लिया, सर्दी के कपड़े पहन लिए, ठीक है, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आपके जो रिइंफोर्समेंट की जो आपकी सूची है उनके बारे में बात करते हैं। दो प्रकार की आपकी रिइंफोर्समेंट की सूची है, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक होती है आपका कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, एक होता है आपका पार्शियल रिइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट वो रिइंफोर्समेंट होता है जो कंटिन्यूअसली रूप से दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब जब बच्चा रिस्पॉन्स करेगा तब तब उसको क्या दो, रिइंफोर्समेंट दो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा या टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा कुछ भी, और बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, तभी उसको रिइंफोर्समेंट दे दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, ठीक है। तो हर बात के ऊपर बच्चों को क्या दे रहे हैं, रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक। एक होता है पार्शियल रिइंफोर्समेंट, यानी किसी खास पर्टिकुलर अचीवमेंट के ऊपर हम उसको पुनर्बल यानी कि रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं। किसी खास अचीवमेंट उसने कर दिया, कोई मतलब ईयरली हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं उस पर कोई खास अचीवमेंट बच्चे ने करा, तो उस पर हमने उसको अगर कोई अचीव वो दे दिया, रिइंफोर्समेंट दे दिया, कोई ट्रॉफी दे दी, कोई शाबाशी दे दी, इनाम दे दिया, तो इस प्रकार का जो रिइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, वो होता है आपका पार्शियल रिइंफोर्समेंट होता है। ये आपका बढ़िया होता है, ठीक है, एक तरीके से जो आपका। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी मेन थ्योरी थी व्यवहारवाद की, बिहेवियरिज्म की, ये आपकी खत्म हो गई।